अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइकल कैरोल की उम्र 19 साल थी। वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सका, इसकी कंपनी भी बुरी थी और वो 16 साल की उम्र में शराब, चस और कोकीन का आदी भी हो गया और नशा पूरा करने के लिए चोरी चकारी भी करने लगा। पुलिस केस बना, वो अदालत में पेश हुआ। अदालत ने उसकी कलाई पर इलेक्ट्रॉनिक टैग लगा दिया। वो जुए का आदी भी था और जुए की लत में मुब्तला लोग लॉटरियां भी खरीदते रहते हैं। माइकल भी चलते फिरते लॉटरी टिकट खरीदता रहता था। सन 2002 में उसकी लॉटरी निकल आई और उसे 5 मिलियन पाउंड की खतीर रकम मिली। ये 19 साल के फुकरे, कम पढ़े लिखे और मामूली चोर के लिए बहुत बड़ी रकम थी। ये बैठे बैठे करोड़पति हो गया। माइकल ने इस रकम से अपनी तमाम हसरतें, अपनी तमाम ख्वाहिशें पूरी करना शुरू कर दी। उसने कारोबार भी किया, प्रॉपर्टी भी खरीदी, गाड़ियां भी ली, स्टाफ भी रखा, बड़ा घर भी लिया और पार्टीज भी की। लेकिन दौलत की यह बरसात सिर्फ 8 साल तक जारी रही। ये सन 2010 में पहुंचा तो ये एक दिन दोबारा फुटपाथ पर खड़ा था। गाड़ियां बिक चुकी थीं, प्रॉपर्टी बैंक जब्त कर चुके थे, स्टाफ नौकरी छोड़कर जा चुका था, दोस्त फरार हो चुके थे और इसका घर भी नीलाम हो चुका था। और माइकल के हालात जुलाई 2010 में इस कदर खराब हो गए कि ये लंदन के एक रेस्टोरेंट में फर्श और बाथरूम साफ करने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, माइकल आज किराए के कमरे में रहता है, फास्ट फूड के एक रेस्टोरेंट में काम करता है और बसों और ट्रेनों में सफर करता है। दौलतमंदी के गुज़रे जमानों को याद करता है और माइकल इस अंजाम का पहला शिकार भी नहीं है। बर्तानिया, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका में माइकल जैसी दर्जनों मिसालें मौजूद हैं। किस्मत और दौलत की देवी ने इनके दरवाजे पर दस्तक दी, एक टच से इनकी ख्वाहिशों को सोना बनाया। लेकिन अभी दौलत की देवी के कदमों के निशानात भी मध्यम नहीं पड़े थे कि ये लोग दोबारा फुटपाथ पर आ गए। आप बर्तानिया के लारोथ होर की मिसाल ले लीजिए। इसने सन 2004 में लॉटरी के जरिए 7.5 मिलियन पाउंड हासिल किए। ये 2 साल बाद जेल में था। मार्क गार्डिनर ने सन 1995 में 23 मिलियन पाउंड की लॉटरी जीती। ये 3 साल बाद अदालत में खड़ा था और ये 8 साल तक मुकदमात का सामना करता रहा, यहां तक कि ये नकल मकानी पर मजबूर हो गया। रॉजर और लारा ग्रिफ्ट्स को 2005 में लॉटरी के 2 मिलियन पाउंड मिले। रॉजर आईटी मैनेजर था और लारा स्कूल टीचर। ये छोटे से कमरे में हंसी खुशी रहते थे, लेकिन लॉटरी निकलने के बाद दोनों में तलाक हो गई और ये 2 साल बाद बाजार में अपनी खरीदी हुई चीजें बेच रहे थे। रॉजर के बैंक अकाउंट में सिर्फ 7 पाउंड थे, जबकि लारा के क्रेडिट कार्ड्स बंद हो चुके थे और ये बैंकों के लॉ डिपार्टमेंट में धक्के खा रही थी। प्यारे साथियों, ये छोटी लॉटरियां जीतने वाले लोग थे। अब आप बर्तानिया की बड़ी लॉटरियां जीतने वालों की कहानियां भी मुलायजा कीजिए। समांथा और स्कैडिंग की सन 2009 में 4 करोड़ 55 लाख पाउंड की लॉटरी निकली। पाकिस्तानी रुपयों में यह रकम 9 अरब बनती है। ये दोनों इतनी रकम पाकर इंतहाई खुश थे, लेकिन सिर्फ 18 माह बाद दोनों में तलाक हो गई। समांथा बारबाडोस शिफ्ट हो गई, जबकि स्कैडिंग ने बेल्जियम के एक शहर में घर ले लिया और ये अब एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते। इनके तमाम अजीज रिश्तेदार और दोस्त इनके रवैये की वजह से इनका साथ छोड़ चुके हैं। ये दोनों मर्दम बेजार हो चुके हैं और इनकी तन्हा और उदास शामें शराब नोशी में गुजरती हैं। एंड्रियन और गिलियान बेफोर्ड की 2012 में 148 मिलियन पाउंड की लॉटरी निकली। पाकिस्तानी रकम में ये रुपए 29 अरब रुपए बनते हैं। ये दोनों 15 माह बाद एक दूसरे से अलग हो गए और इनकी दौलत भी बड़ी तेजी से फटी हुई बोरी से गिरते हुए दानों की तरह खत्म हो रही है। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे भी लड़ रहे हैं और डेविड और एंजीला डोस लॉटरी पाने वाला तीसरा बदकिस्मत जोड़ा है। इनकी 101 मिलियन पाउंड की लॉटरी निकली। ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 18 अरब रुपए बनती है। ये लोग लॉटरी से कबल 70 पाउंड माहवार के किराए के कमरे में रहते थे। लॉटरी निकलने के बाद इन्होंने सिरे में 9 मिलियन पाउंड का महल खरीद लिया। ये दोनों भी इख्तिलाफात का शिकार हुए और ये भी अब अलग अलग जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि इख्तिलाफात की वजह से दोनों की आधी दौलत बैंक में मुंजमद हो चुकी है। नाज़रीन किरामी, ये अचानक दौलत के मजलूम शिकार हैं और आपको इस किस्म के शिकार अपने इर्द गिर्द भी दिखाई देते हैं। हमारे सामने बेशुमार लोग करोड़पति हुए, इनका कोई ना कोई आइडिया चल निकला, ये ओनर बने, इनकी एक्सपोर्ट शुरू हो गई, ये ठेकेदार हो गए और ये तरक्की का परमिट और लाइसेंस पा गए, या फिर इन्होंने जमीनों की खरीदो फरोख्त में अरबों रुपए पा लिए। लेकिन हम फिर अपनी आंखों से इन लोगों को दोबारा फुटपाथ पर आते, अदालतों में धक्के खाते और पुलिस के जरिए गिरफ्तार होते देखते हैं। आपने दर्जनों लोगों को झोंपड़ी से महल में जाते और फिर महल से वापस झोंपड़ी में आते जरूर देखा होगा।
आप मुल्क में कत्ल होने वाले लोगों का प्रोफाइल भी देख लीजिए। आपको ज्यादातर मकतूल नौ दौलतिये या फिर किसी नौ दौलतिये के बेटे बेटी या अजीज रिश्तेदार मिलेंगे। आप एक्सीडेंट्स में मरने वाले लोगों का डाटा भी निकाल लीजिए, आपको इनमें भी नौ दौलतियों की अच्छी खासी तादाद मिलेगी। और आप महंगे डॉक्टरों के मरीजों का डाटा भी निकाल लीजिए, आपको इनमें भी नौ दौलतियों की तादाद ज्यादा मिलेगी। अब यहां पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? तो इसकी वजह दौलत का मौलिकपन है। दौलत संख्या की तरह होती है, ये अगर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी मिलती रहे तो ये आपकी खुशियों, आपके आराम और आपके इत्मीनान में इजाफा करती है। लेकिन अगर ये एकदम मिल जाए तो ये आपको बीमार भी करती है, आपको हादसों का शिकार भी बनाती है, आपके दुश्मनों में भी इजाफा करती है और ये आपके रिश्ते भी तोड़ देती है। आप जाती गार्ड्स और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठे लोगों का पसे मंजर भी निकाल कर देख लें, आपको 90% लोग नौ दौलतिये मिलेंगे, जबकि आपको खानदानी दौलतमंद आज भी गार्ड्स और राइफल के बगैर चलते फिरते दिखाई देंगे। ये आज भी रेस्तुरानों और मार्केटों में बेखौफ होकर चलते फिरते हैं। क्यों? क्योंकि नौ दौलतियों की दौलत क्रंची नोटों के साथ इनके दुश्मन, इनके हासिदीन को भी लेकर आई और ये हासिदीन और ये दुश्मन अब इन्हें आराम से जिंदगी गुजारने नहीं दे रहे। चुनांचे ये अपने सर पर राइफलों का साया करने पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि इनके मुकाबले में खानदानी रईस या अमीर लोग कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी गलती नहीं करते जिसके नतीजे में लोग इनके खिलाफ हो जाए या इनसे दुश्मनी पाल लें। मैंने लाहौर में एक खद्दर पोश शख्स को 2 अरब रुपए का सौदा करते हुए देखा। इसके पांव में आम सी चप्पल थी, सर पर कपड़े की मैली सी टोपी थी और ये रेंट एक कार पर आया था, जबकि इस डील का डीलर प्राडो पर सवार था और इसके साथ 4 गनमैन थे। आप फर्क का अंदाजा लगाइए कि 2 अरब देने वाला रेंट की गाड़ी पर फिर रहा है और 1% कमीशन लेने वाला प्राडो पर गार्ड्स के साथ, क्योंकि 2 अरब रुपए का मालिक 2 नस्लों से अमीर आ रहा था, लिहाजा उसका कोई दुश्मन नहीं था, जबकि कमीशन एजेंट ने नई नई दौलत देखी थी और यह दौलत अपने साथ इसके जानी दुश्मन भी लेकर आए। प्यारे साथियों, दौलत कमाना एक फन है, लेकिन खुद को इस दौलत के खौफनाक हथियार से बचा कर रखना और इस दौलत को संभाल लेना फनकारी है। आप जब तक दौलत को संभालना, इसके वार से खुद को और अपने खानदान को महफूज रखना नहीं सीखते, आपको उस वक्त तक दौलत नहीं कमानी चाहिए, क्योंकि आपने अगर फनकारी के बगैर दौलत कमा ली तो ये आप और आपके खानदान के लिए बर्बादी का पैगाम लेकर आएगी। ये आपको तबाह बर्बाद करके रख देगी। आप अगर इसकी तबाही से बच भी गए तो आपकी औलाद इसका नवाला जरूर बनेगी, क्योंकि आप इसे सिर्फ दौलत देकर जा रहे हैं। आपने इसे दौलत कमाने और इस दौलत को संभालने का फन नहीं सिखाया। आपने उसे यह नहीं बताया कि दौलत जंगली घोड़े या बदमस्त हाथी की तरह होती है। आप अगर घुड़सवारी सीखे बगैर या हाथियों की नफ्सियात को समझे बगैर उन पर सवार हो जाएंगे तो ये दोनों आपको अपने कदमों में कुचल देंगे। ये सवारी आपकी मौत साबित होगी। आप अपने बच्चों को दौलत से कबल दौलत को संभालने का फन सिखाइए। आप उन्हें नौ दौलतिये की बजाय खानदानी रईस बनाइए। आपकी औलाद आपकी तरक्की और आपकी खुशहाली को आगे ले जाएगी, वरना दूसरी सूरत में आप अपनी जिंदगी में अपनी लंका जलते और अपने टाइटैनिक को डूबता देखेंगे और यह दौलत का इंतहाई खौफनाक अंजाम होता है। हम इंसान गुर्बत में जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन हम अमारत के तख्त से गुर्बत के चबूतरे पर आकर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। एक यूनानी कहावत है कि अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो आप पहले चलना सीखें। आप दौलतमंद बनने से कबल खुशहाल होना सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि आपने अगर खुद चलना सीखा और ना ही अपने बच्चों को सिखाया तो आपकी दौड़ आप और आपके खानदान की आखिरी दौड़ साबित होगी। आप भी फिर माइकल की तरह फुटपाथ पर आते देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो पैसा बरसात की तरह आता है वो हवा की तरह उड़ भी जाता है और पीछे सिर्फ बदबूदार कीचड़ रह जाता है और आप उस कीचड़ के कीड़े।